In the last video, we saw how the Government of India Act 1858 finally ended the company rule. बट एक बात याद रखिए कि सिर्फ पावर मिलने से राज नहीं चलता। सिस्टम चाहिए, काउंसिल चाहिए और इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए अगर इंडिया पे राज करना है। हुकूमत को थोड़ा सा सहारा भी मिलना चाहिए और लोगों को इस व्यवस्था में विश्वास भी होना चाहिए। और इसलिए बस 3 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉट अ न्यू लॉ दैट इज नोन एज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। So hello everyone, welcome back to part 11 of our Indian Polity lecture series भारतीय राज व्यवस्था के भाग 11 में आप सबका स्वागत है। Presently we are dealing with the first chapter of Indian Polity, that is historical background of Indian Constitution, and today we are going to see Indian Councils Act of 1861. So what are the topics which we are going to cover in this video? First of all, we will be going through the background of Indian Councils Act of 1861. उसके बाद फिर की provisions देखेंगे. Then we will try to understand the significance of this act और उसके बाद फिर कुछ practice questions जो है वो हम देखने वाले हैं. But before proceeding further, can you let me know that why this act is known as Indian Councils Act? Councils Act क्यों कहा गया है इसको? बिकॉज 1861 का एक्ट हो या नेक्स्ट एक्ट 1892 हो या फिर उसके अगला जो एक्ट है 1909 का एक्ट, ये सारे एक्ट जो हैं ये लेजिस्लेचर से रिलेशन रखते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेशन रखते हैं और इनका मेन पर्पस था टू ब्रिंग कोर चेंजेस टू क्रिएट, एक्सपेंड एंड रीऑर्गेनाइज द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। इसलिए ये एक्ट जो हैं इनको काउंसिल्स एक्ट जो है वो कहा गया है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अगर बैकग्राउंड हम देखें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है उसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था और 1858 में इस वजह से ही हम देखते हैं कि कंपनी का रूल खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है इंडियन टेरिटरी पे लगा दिया गया। बट 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये अच्छे से समझ में आ गया था कि इंडियंस के सपोर्ट की उनको आवश्यकता है। बिना इंडियंस के सपोर्ट के वो यहाँ पे लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। साथ ही साथ उनको ये एहसास हो गया था कि फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसकी आवश्यकता है उनको अगर इंडिया पे राज करना है तो। क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से रानी ने लोगों का मन शांत करने के लिए कुछ वादे जो हैं, कुछ प्रोमिसेस जो हैं वो किए थे। उनमें से ही अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि रानी ने इंडियंस लोगों को ये कहा कि इंडियंस को अब इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अंडर लॉ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्शलिटी होती थी अंडर ब्रिटिश लॉ। तो उस वजह से एजिटेशन जो है वो टाइम टू टाइम होता रहता था एंड फाइनली हम देखते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट जो है कितना बड़ा रूप ले लेता है। इसी वजह से महारानी जो है वो कहती हैं कि इंडियंस को इक्वली हम ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ कहा गया कि इंडियंस के जो भी राइट्स एंड ट्रेडिशन हैं हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, हम उनका निरादर नहीं करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रानी के द्वारा कहा गया, जो वादा किया गया, वो ये था कि रानी ने कहा कि इंडियंस को ग्रेजुअली अब एसोसिएट किया जाएगा विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग, यानी प्रशासन में और कानूनी व्यवस्था जो लॉ मेकिंग प्रोसेस रहेगी उसके अंदर इंडियंस को अब इन्वॉल्व किया जाएगा। ये ब्रिटेन की जो महारानी है क्वीन विक्टोरिया जो है उन्होंने वादा किया। उसी वादे को पूरा करने के लिए 1861 में हम देखते हैं कि एक छोटा सा कदम जो है लिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। कदम भले ही छोटा था, फर्स्ट टाइम इंडियंस को नॉमिनेट किया गया एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस का वो पार्ट बने। ज़्यादा पावर नहीं थी, रियल पावर तो न के बराबर थी, फिर भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जहाँ पे पूछा नहीं जा रहा था वहाँ पे अब हमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलता है। हमारे देश के लोग जो हैं वो वहाँ पे अब बैठ सकते थे। तो ये एक छोटा सा स्टेप था बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि यहीं से एक्सपेंशन जो है हम देखते हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है आगे जाके काफ़ी होता है। की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट की प्रोविज़न ये है कि वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया गया एंड कहा गया कि इसके अंदर 6 से 12 लोगों को जोड़ा जाएगा नॉमिनेशन के द्वारा। 6 से 12 लोगों को जोड़ा जाएगा, मतलब मिनिमम
6 लोग जो हैं वो जोड़े जा सकते हैं एंड मैक्सिमम 12 लोगों को जोड़ा जाएगा। और ये जो लोग होंगे इनको कौन नॉमिनेट करेगा? इनको नॉमिनेट करेगा वाइसरॉय। ओके, और साथ ही ये बात कही गई दैट नॉट लेस देन हाफ ऑफ दीज मेंबर्स वेयर टू बी नॉन ऑफिशियल्स, यानी जितने भी लोग चुने जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, उसमें से कम आधे जो हैं वो नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए। ओके, आधे जो है ऑफिशियल्स रहेंगे, आधे जो है नॉन ऑफिशियल्स रहेंगे, बट नॉन ऑफिशियल्स की संख्या जो है 50% से ज़्यादा हो सकती थी। ठीक है, नॉन ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो वो मोर देन 50% हो सकते थे, 50% या 50% से ज़्यादा वो हो सकते थे। और अगर मैं ऑफिशियल्स की बात करूं, सिर्फ ऑफिशियल्स की, तो ऑफिशियल्स जो हैं उनकी संख्या मैक्सिमम 50% हो सकती थी। एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 6 लोगों को जो है ऐड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, तो अगर 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो 3 जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर आएगा एंड 3 जो है वो ऑफिशियल मेंबर आएगा। बट अगर इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है और नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाना है तो जी बढ़ सकता है। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है 4 हो सकता है या 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। ऑफिशियल मेंबर जो है 1 भी हो सकता है। बट अगर हम 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर को रख रहे हैं तो 2 जो है ऑफिशियल मेंबर हो सकता था। ठीक है, तो ये मतलब है इस लाइन का दैट नॉट लेस देन हाफ ऑफ दिस मेंबर्स वेयर टू बी नॉन ऑफिशियल। आई होप कि मैं ये पॉइंट जो है समझा पाया हूँ। इन केस आपको अगर डाउट होता है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बट ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये जितने भी लोग ऐड किए जा रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये नॉमिनेटेड थे, ये कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे। ये जो काउंसिल थी ये ना ही रिप्रेजेंटेटिव थी ना ही डेलिब्रेटिव थी। ये इस काउंसिल को कुछ भी आज़ादी के साथ बोलने का या फिर डिस्कस करने का हक था ही नहीं। तो ये बस दिखाने वाली बातें थी कि हाँ हमने काउंसिल जो है वो बना लिया है लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, बट एक्चुअली में उनके पास कोई पावर ही नहीं था। वो उन्हीं बिल्स को डिस्कस कर सकते थे जो बिल उनके टेबल पे रखा जाता था गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय के द्वारा। इंडियंस का एसोसिएशन जो है लॉ मेकिंग में फर्स्ट टाइम इसी एक्ट के द्वारा लाया जाता है एंड लॉर्ड कैनिंग जो है 3 इंडियंस को नॉमिनेट करता है अपने इस काउंसिल में। वो 3 लोग कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव जो कि ग्वालियर के स्टेटमेंट थे। तो आपको याद रखना होगा कि ये वो 3 लोग थे जिनको लॉ मेकिंग में पहली बार इंडिया की तरफ से इंक्लूड किया गया था। ओके, फर्स्ट टाइम था ये जब इंडियंस इंटर करते हैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स में। भले ही ये दिखाने वाली बात थी, कोई पावर नहीं था, फिर भी इम्पॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट था। पावर की अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो बहुत ही लिमिटेड पावर था। एक्चुअली जब आप इसको पढ़ के देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल पावर दिया ही नहीं गया, और इन रियलिटी पावर तो था ही नहीं, बट फिर भी मैक्सिमम जगहों पे आपको वेरी लिमिटेड पावर जो है वो बताया जाता है। ऐसा क्यों बताया जाता है? बिकॉज पहले जहाँ पे बैठने का तक अधिकार नहीं था, वहाँ पे अब लोग बैठ तो रहे हैं, उनसे टाइम टू टाइम सजेशंस मांगे तो जा रहे हैं, भले ही उन सजेशंस को फॉलो ना किया जाए, बट इस लायक तो समझा गया कि उनसे सजेशन जो है मांगे जा रहे हैं मेकिंग ऑफ एनी लॉ। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उसके अंदर जो लोग जोड़े गए वो सब मिल के क्या कहलाते थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एक्शन, दे वर नॉट अलाउड टू डिस्कस एनी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर, दे वर नॉट अलाउड टू डिस्कस एनी फाइनेंशियल मैटर एंड they were not having any control, or they were not allowed to have any type of influence on the budget, and they were not allowed to ask any question to executive regarding any decision taken by them. सो उनको किसी भी चीज़ का अधिकार था ही नहीं। वो खुल के किसी भी चीज़ को अपोज कर ही नहीं सकते थे अगर उनको वो चीज़ें गलत भी लगती थी तो उनको बता दिया गया कि आप लेजिस्लेचर के पार्ट हो,
बट ये सारी चीज़ें जो है वो हमें दर्शाती है कि उनके पास कोई पावर था ही नहीं। फाइनल जो अथॉरिटी है वो वाइसरॉय ही बन के रहता है, क्योंकि उसके पास प्रायर सैंक्शन करने की पावर जो है वो रहती है। बिल में मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं उसको रिजर्व कर दिया जाता है, जिसके ऊपर अगर बिल लाना हो लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा वाइसरॉय से, एंड वाइसरॉय अगर अलाउ करेगा तो ही वो बिल जो है वो पेश हो पाएगा। वीटो का पावर जो है वो वाइसरॉय के पास है। इन केस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल जो है पास कर दिया और वाइसरॉय गवर्नर जनरल को लगता है कि नहीं ये बिल नहीं पास होना चाहिए, सीधा वो वीटो कर देगा, वो बिल जो है वहीं पे खत्म। ठीक है, तो वीटो पावर भी उसके पास है। देन रिजर्वेशन पावर भी है। इन केस अगर वाइसरॉय को लगता है कि नहीं क्राउन के अप्रूवल के लिए ये बिल जो है मुझे सेव करना चाहिए, यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट से मुझे पूछना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ, तो वो उस लॉ को, उस बिल को रोक सकता था और क्राउन के अप्रूवल का वेट कर सकता था। और क्राउन ने अगर कह दिया कि नहीं ये बिल नहीं लाना है तो वो बिल वहीं पर समाप्त, वो लॉ जो है वो बन ही नहीं पाता। तो रिजर्वेशन का पावर भी था, एंड साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो था यानी वाइसरॉय जो था उसके पास ऑर्डिनेंस पावर भी था। ऑर्डिनेंस पावर के तहत वो इमरजेंसी में कोई भी कानून जो है बना सकता था, और उस कानून की वैधता जो है 6 महीने की थी। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर कोई लॉ जो है पास हो जाता है, कोई बिल पास हो जाता है और वो कानून बनने वाला है, बट उससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि इंग्लैंड में बैठता था, उसको अगर लगता है कि नहीं ये जो कानून है ये नहीं बनना चाहिए, तो वो स्ट्रक डाउन जो है करवा सकता था उस लॉ को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दिखाने के लिए इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है वो कर दिया जाता है, एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका सेटअप कर दिया जाता है, बट एक्चुअली जो कंट्रोल है वो अभी भी किसके पास है? वाइसरॉय के पास है। किसके पास है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। ओके, देन रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो हमने जैसा देखा था कि चार्टर एक्ट 1833 लाकर सेंट्रलाइजेशन जो है वो पीक पे पहुंचता है, एंड जो लेजिस्लेटिव पावर थे मद्रास एंड बॉम्बे के वो उनसे छीन कर बंगाल को दे दिए जाते हैं, एंड मद्रास एंड बॉम्बे को कहा जाता है कि तुम अब कोई भी लेजिस्लेटिव पावर होल्ड नहीं करते हो। और उस चीज़ को 1861 के एक्ट के द्वारा जो है ख़त्म किया जाता है, और 1860 का जो काउंसिल्स एक्ट है उसमें कहा जाता है कि मद्रास एंड बॉम्बे को उसका लेजिस्लेटिव पावर जो है वो वापस दिया जाता है, वो कानून बना सकते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि 1861 के काउंसिल्स एक्ट के द्वारा मद्रास एंड बॉम्बे को ही वो पावर जो है दिया गया। ठीक है, बट इस एक्ट में एक प्रोविज़न रखा गया था। उस प्रोविज़न में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल को अगर लगता है कि दूसरे प्रोविंसेस को भी ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का, तो वो पावर जो है गवर्नर जनरल दे सकता है। और उसी चीज़ को यूज़ करके जो वाइसरॉय है उसने 1862 में बंगाल को वो पावर दिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को 1886 में वो पावर मिलता है, एंड पंजाब को 1897 में वो पावर मिलता है। But with respect to 1861 Councils Act, it was only Madras and Bombay. Okay? सो ये जो काउंसिल्स थे इनको पावर तो मिल गया, बट ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये मनचाहा कानून जो है अपने प्रोविंस के लिए नहीं बना सकते थे। सो पावर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि मद्रास एंड बॉम्बे को पावर तो मिल गया था, और हमें देखने से लग रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हो गया है, बट इन एक्चुअल ये पूरा कंट्रोल किया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, काउंसिल जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, और सेम वीकनेस जो है प्रोविंशियल काउंसिल का था जो वीकनेस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हमने देखा। प्रोविंशियल काउंसिल जो थे उनके पास लिमिटेड पावर था, उनको बोला गया कि आप कानून बना सकते हो बट छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, लोकल जो मैटर्स है उनके ऊपर आप कानून बना सकते हो। यू आर नॉट हैविंग एनी राइट टू डिस्कस एनी मेजर इशू। कोई भी मेजर इशू चल रहा है उसके ऊपर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, फाइनेंस के ऊपर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, एंड यू आर नॉट ऑथराइज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग एनी एक्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप कोई भी क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं शो कर सकते हो, नहीं उन चीज़ों को ला सकते हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पावर था वो काफ़ी लिमिटेड था। गवर्नर जनरल का परमिशन जो है उसकी भी आवश्यकता थी। बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे कर दिए गए थे कि उस
के ऊपर बिल लाने से पहले गवर्नर जनरल की अप्रूवल जो है वो लगनी थी। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाते हुए उन्होंने चीज़ों को सेंट्रलाइज ही रखा एंड चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल्ड वे में वो लेके चल रहे थे। अब पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड कैनिन के द्वारा एंड ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 के आसपास से लॉर्ड कैनिन जो है वो यूज़ कर रहा था। बट ये पोर्टफोलियो सिस्टम को लीगल रिकग्निशन जो है 1861 के काउंसिल्स एक्ट से मिलता है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखनी है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो कौन से एक्ट से निकल के आया, 1861 के काउंसिल्स एक्ट से निकल के आया। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यही आगे चल के कैबिनेट स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनता है, जो इंडिया में हम आज के टाइम पे भी फॉलो कर रहे हैं। सो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, इसमें होता क्या था कि डिपार्टमेंट जो है उसके एक हेड जो है बना दिए जाते हैं एंड उस इंसान को बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के तुम हेड हो एंड इसके अंदर कुछ भी होगा तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। फॉर एग्जांपल किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया है, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है, तो ये क्या किया गया है, एक पोर्टफोलियो दे दिया गया है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो जो भी कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री में होगा अच्छा या बुरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर को। सिमिलरली अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उसके हेड को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में जो है बैठा दिया गया है ताकि चीज़ों को बेटर वे में कंट्रोल किया जा सके। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये लॉर्ड कैनिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड लीगल रिकॉग्निशन ये पोर्टफोलियो सिस्टम को कब मिलता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से मिल जाता है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इस एक्ट के, बट ये एक्ट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम्स इंडियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है एंड वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पहली बार किसी भारतीय को जो है वो इन्वॉल्व किया गया है ऐसी जगह पे लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड साथ ही साथ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन जो है वो भी शुरू हो जाता है टुवर्ड्स प्रोविंसेस, मतलब कानून जो है वो कानून बनाने का अधिकार जो है प्रोविंसेस को भी मिल जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। भले ही बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, बहुत ही हल्का फुल्का पावर जो है दिया गया था, फिर भी ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देन लॉ मेकिंग प्रोसेस जो पहले एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में था, वो अब काउंसिल बेस्ड प्रोसेस जो है वो बन जाता है इस एक्ट के बाद। एंड ये एक्ट ग्राउंड वर्क जो है वो प्रोवाइड करता है आगे के रिफॉर्म्स के लिए जो आते हैं 1892 में, 1909 में, 1919 में एंड 1935 में। इस एक्ट को देखने से हमें लगता है कि अरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आ गया है, बट एक्चुअली में ना ये डेमोक्रेटिक था, ना ये रिप्रेजेंटेटिव था, ना ही ये पावरफुल कोई पोस्ट था। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर दिखने में डिसेंट्रलाइज लगता है बट एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटी के पास ही रहता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है इस एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट रिस्टोर्ड द पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल टू लेजिस्लेट। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत बॉम्बे एंड मद्रास जो प्रोविंसेस हैं वहाँ के जो गवर्नर है उनको पावर मिला लेजिस्लेशन का। बंगाल को कब मिला था, 1862 में। इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। तो सेकेंड ऑप्शन देखते, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया शुड हैव द पावर टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो जी हाँ, ये पावर जो है गवर्नर जनरल को मिला हुआ था कि वो नॉमिनेट कर सकता था इंडियंस को एज क्या, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, देन थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, दैट इट प्रोवाइडेड दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी इलेक्टेड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉमिनेटेड की बात हो रही है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो भी ऑल द मेंबर्स दे मस्ट बी इलेक्टेड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, थर्ड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। सो हम लोग फाइनली अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। सेकेंड जो स्टेटमेंट है बस वही सही है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो गलत है।
सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट मेड द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अ प्योरली लेजिस्लेटिव बॉडी। बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल काउंसिल को प्योरली लेजिस्लेटिव बॉडी जो है बना दिया गया है, यानी गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन अब करेगा ही नहीं। तो क्या ये बात सही है अपने आप में? जी नहीं। अगर गवर्नर जनरल काउंसिल यानी वॉइस रॉय काउंसिल अगर प्योरली लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाएगा तो भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन करेगा? एंड क्या सारा का सारा लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है वो गवर्नर जनरल का काउंसिल ही कर रहा है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किस लिए बनाया गया? ओके, तो अगर इस लॉजिक से भी हम जाएं और ऑप्शन 1 यहाँ से हम एलिमिनेट करें तो हम देखते हैं कि ये आंसर अपना खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, तो हम बचते हैं विद ऑप्शन थर्ड, दैट इज 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। फिर भी देख लेते हैं दैट इट अलाउड द गवर्नर जनरल टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, तो ये पॉइंट सही है। देन इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, तो जी हाँ ये भी सही है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, सो ये मेंस के लिए क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई इट आउट, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That's all for the Indian Councils Act of 1861. This act marked the beginning of India's legislative evolution. In the next lecture, we will move to the Indian Councils Act of 1892, where representation expands further. If this video helped you to learn something new, then like, comment, share, and subscribe for more lessons. So that's all in this video. I will be catching you in next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Jai Hind.